ये है पाकिस्तान के माया नाज डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा, जिनका शुमार पाकिस्तान के टॉप प्लास्टिक सर्जन्स में होता है। इन्होंने मेडिकल फील्ड के अंदर 15 से जायद इजादात की हैं, जिनकी मदद से घंटों का ऑपरेशन चंद मिनटों में हो जाता है। डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब, आप पाकिस्तान के टॉप जो प्लास्टिक सर्जन हैं उनमें से एक हैं, और आपने सिर्फ सर्जरी ही नहीं की बल्कि आपने इन्वेंशंस की हैं। जो टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं उनमें, और 15 से ज़्यादा आपने चीज़ें इन्वेंट की हैं, और पूरी दुनिया में उनके ऊपर लेक्चर्स भी हो रहे हैं। मुझे बताएं, ये है क्या चीज़ें और ये कैसे काम करती हैं और कैसे इन्वेंट की हैं आपने? प्लास्टिक सर्जरी एक बेसिकली बड़ा वास्ट सा फील्ड है। इसमें हम वर्टेक्स से सर से लेके पाँव तक हर जगह पे इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जो हमारे ऑपरेशन चूँकि बहुत पेचीदा और समटाइम बहुत लंबे भी होते हैं, और उन ऑपरेशंस के लिए जब मैं फील्ड में आया और जब मैंने ऑपरेशन करते हुए देखा तो मुझे लगा कि बहुत सारी जगहों पे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर कोई इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स या कोई औजार ऐसे नहीं है। क्योंकि औजार बनाने वाला तो उसको तो नहीं पता ना कि सर्जन किस कंडीशन में किस जगह पे कहाँ जाके फंसेगा, और एंड यूज़र जो सर्जन है या डॉक्टर है उसको डिज़ाइनिंग या इन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है या उसको पता नहीं है इसका। तो एक दफ़े ऐसे हुआ कि हमारे पास नॉर्मली केसेस आते हैं, उसमें चोट लगती है और नाक की हड्डी थोड़ी बैठ जाती है, या कई दफ़े कोई इन्फेक्शन हुई और नाक की हड्डी रिजॉल्व हो जाती है और ये नोक की जो शेप होती है ये अंदर की तरफ डेंट कर जाती है और बैठ जाती है। अब उसके लिए पूरी दुनिया में ये होता है कि हम पसली की हड्डी लेते हैं और उसके कुछ छोटे छोटे पीसेस बना के उसके अंदर रखते हैं। अब वो हंड्रेड्स होते हैं, मतलब एक छोटे छोटे आप समझ लीजिए कि 1-2 मिलीमीटर के ब्लॉक्स हैं। अच्छा। और वो हंड्रेड्स हैं। अब वो ज़रा पसली की हड्डी लेके, कार्टिलेज लेके उससे हमने बनाए हुए हैं। उनको इस अंदर से एक छोटी सी पॉकेट बना के, सुराख बना के इसके अंदर डालना, ताकि जल्द के नीचे वो जो हड्डी बैठ गई है उसको वो ऊंचा कर सकें। इट वाज रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो मुझे लगा कि इसको तो हमें थोड़ा सा लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि वो हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉक्स को डालना, नंबर वन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, और दूसरा ये था इट वाज रियली टाइम टेकिंग। मतलब समझिए आधा पौना घंटा लग गया, पेशेंट बेहोशी में है और हम वो कार्टिलेज के ब्लॉक्स जो हैं वो डाल रहे हैं। तो उसके लिए फिर इवन अगर हम लिटरेचर पढ़ें तो लोगों ने सिरिंजेस में भर के तो उसको आगे कलम की तरह काट के तो वो भी फिल करने की कोशिश की उन कार्टिलेजेस को, लेकिन दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। ये तो एक किस्म का कढ़ाई का काम आप लोग कर रहे हैं। दैट्स राइट। प्लास्टिक सर्जरी है भी ऐसे ही ना, आपको पता ही है। अच्छा, उसके लिए ना फिर ये मैं अगर आपको बताऊं तो ये मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट था जो मैंने डिज़ाइन किया, और ये अफजाल बाजवा कार्टिलेज कलेक्टर एंड इंजेक्टर के नाम से ये मेरा डिज़ाइन ये जो था ये सारा फिर पेटेंट भी हुआ। अच्छा। और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है IPO, उसके साथ ये पेटेंट है, और अमेरिका में USPTO का इदारा है उसके साथ भी पेटेंट है। ये काम कैसे करता है? अब हम आपको बताते हैं कि जी ये एक्चुअली इसकी ये एक नोज़ल है और ये एक साइड पे सक्शन पॉइंट है। अब ये जो प्लंजर इसका है इसको मैं ऐसे पीछे लॉक कर लेता हूँ, लोड कर लेता हूँ, और ये वाला जो साइड वाला पार्ट है इसके ऊपर सक्शन, हमारी एक शक्कर मशीन होती है जो वैक्यूम बनाती है एग्जैक्टली। तो वो सक्शन वाला जो पाइप होता है वो यहाँ अटैच हो जाता है। अब यहाँ से सक्शन का जो सर्किट है वो इस तरफ चल रहा है। जो हमारे छोटे छोटे जो पीसेस मैंने आपको बताया वो हम एक डिश में डाल लेते हैं, उसके अंदर नॉर्मल सलाइन जो ड्रिप वाला पानी होता है, अब उसके अंदर वो सारे डाले हुए हैं। जब उसके अंदर मैं ये इस डिवाइस का ये एज इसको रखता हूँ तो ये सारा पानी सक करती है, क्योंकि इसके ऊपर सक्शन लगी हुई है। हाँ। जो ही सक्शन जाती है, पानी अंदर जाता है, तो वो साथ ही वो जो कार्टिलेज के छोटे छोटे जो दाने हमने बनाए होते हैं, जो पीसेस होते हैं हड्डी के, वो सारे इसके अंदर सक हो जाते हैं, और साथ ही पानी फिल्टर हो जाता है। और वो सिर्फ वो तरतीब में आ जाते हैं। वो सारे एक तरतीब बन के तो एक रोलियो फॉर्मेशन में एक तरतीब में लग जाते हैं, और उसको फिर हम नोज़ के अंदर जहाँ हमने रखने हैं, या इवन नोज़ के ऊपर, कई दफ़े हम चीक के ऊपर, कहीं पे भी जहाँ हमने डालने हैं, तो वहाँ हम इस डिवाइस को वहाँ तक लेके जाते हैं, और इसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ है जो हमें बताता है कि हम कितनी डेप्थ में जा रहे हैं और कितना हमने। उसके बाद हम इस प्लंजर को आहिस्ता आहिस्ता पुश करते हैं, तो ये जो प्लंजर आगे जाता है तो वो जो कार्टिलेज के पीसेस होते हैं वो वहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं, यानी वो हड्डी पे, तो वो हड्डी वहाँ डिपॉजिट हो जाती है। अब ये एक बेसिकली आसान तरीका है, इसमें लोड करने में 30 सेकंड लगते हैं और इसी तरह ड्रॉप करने में भी 30 सेकंड लगते हैं। और फिर अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो इसका अंदर वाला प्लंजर है इसके ऊपर भी स्केल बना हुआ है। ये मुझे बताता है कि जो मैंने बोन अंदर डाली है उसका वॉल्यूम कितना था। ठीक है। तो ये एक साइंटिफिकली हमारे पास प्रूफ भी आ जाता है। ये बताता है कि हम कितनी डेप्थ में गए
और ये बताता है कि हमने कितनी वॉल्यूम कितना डिपॉजिट किया। ये मेरा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था। अब जो ऑपरेशन पहले 1.5 से 2 घंटे में होता था, अब वो आधे घंटे में मुकम्मल हो जाता है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, यू कैन वेल अंडरस्टैंड, हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है, एनेस्थीसिया कम हो जाता है, सर्जन की लेबर कम हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि इट्स बेसिकली इससे पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। एग्जैक्टली, इट्स एन इन्वेंशन। तो इससे बहुत सारा चेंज हो गया। क्या बात है। और ये आपने किया, और मेड इन पाकिस्तान। इट्स मेड इन पाकिस्तान, एग्जैक्टली। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरी स्टैम्प भी है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अफजाल बाजवा कार्टिलेज कलेक्टर इंजेक्टर फ्रॉम पाकिस्तान। इसके बाद फिर मेरी ये सेकंड इन्वेंशन थी। यही जो पसली हम लेते थे हड्डी को डालने की, पसली का जो पीस लेते थे नोज़ में डालने के लिए, तो नॉर्मली हम कट करके उसको वो ओपन करके सामने बोन पड़ी होती थी उसका पीस लेते थे। ये बेसिकली रिब हार्वेस्टर है। इसमें होता है कि जब हम इसको ये छोटा सा एक मैं कट बना के ना, छोटा सा लाइक अबाउट 1/2 सेंटीमीटर 5, तो मैं सीज़र से उसकी जगह बना के वहाँ बोन को थोड़ा सा एक्सपोज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको बोन के ऊपर ऐसे रब करता हूँ। तो ये जो हमारी कार्टिलेज या बोन जो कार्टिलेज पसली की हमने लेनी होती है, ये उसके पीसेस ऊपर से ये ऐसे कट कर लेते हैं रंदे की तरह। बिल्कुल एग्जैक्टली, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह वो हमारा कारपेंटर वो लकड़ी को रंदे के साथ वो कर रहा होता है ना, ये मैंने आइडिया भी एक्चुअली वहाँ से लिया था। अच्छा, तो ये जब हम इसको 2-4 दफ़े रब करते हैं तो एक तो ये बड़ा कट नहीं लगता, स्किन का कट बहुत छोटा होता है। दूसरा होता है कि ये सारी पसली का वो जो पीस होता है उसको हार्वेस्ट नहीं करता, ये उसके ऊपर से हमारी डिज़ायर्ड अमाउंट वो जो कैलकुलेटेड अमाउंट होती है वो वॉल्यूम निकाल लेता है, और हड्डी फिर भी इंटैक्ट रहती है, उसको कट नहीं लगता। अब ये फिल हो गई, और ये ऑलरेडी उसी पोजीशन में होता है कि जो आपको बाद में पीसेस करने पड़ते हैं। वो हमें जो कि बाद में कट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने तो छोटे छोटे उसकी वो डस्टिंग सी लेनी है ना। ठीक है। तो ये डस्टिंग या ये छोटे छोटे पीसेस हैं वो सारे इसके अंदर इकट्ठे हो गए, बुरा जिसको कहते हैं। दैट्स राइट, बुरादा समझ लें या उसके मतलब फ्लेक्स कह लें। तो वो जब हम इसके अंदर, इसका ये वो प्लंजर है, मैं इसके अंदर जब डाल के ऐसे करता हूँ तो वो सारा निकल आता है। वो फिर इसमें डाल के लोड करके तो क्या बात है। अब ये टाइम भी सेव हो गया, पेशेंट की कॉस्मेटिक्स भी हो गई, और कट भी बड़ा नहीं लगा, रिकवरी भी जल्दी हो गई। अच्छा जी, वाह वाह वाह, ये क्या बात ये है। बेसिकली नोज जॉब के लिए था। ये नोज नाक की हड्डी के लिए। था। डॉक्टर साहब, इन सब के लिए एनेस्थीसिया तो लगता है ना पेशेंट जी, एनेस्थीसिया लगता है, उसमें डिपेंड करता है। सम टाइम हम जनरल एनेस्थीसिया पूरा बेहोश कर लेते हैं, और सम टाइम नाक के इर्द गिर्द यहाँ थोड़ी सी नसें होती हैं उनको हम ब्लॉक कर लेते हैं, तो ये नाक का हिस्सा सुन हो जाता है। अगर आप दोनों तरफ से मैं कहूँ पूरा बेहोश करना है तो वो कितनी देर के लिए करते हैं? वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेशन कितना है। अब मेरे इंस्ट्रूमेंट से अगर ऑपरेशन होगा तो यूजली कोई 20-25 मिनट आधे घंटे में ऑपरेशन खत्म हो जाता है, और अगर जनरल हम जो पहले जब इंस्ट्रूमेंट ये वाले नहीं थे मेरे, तो फिर उस वक्त हमें 2 घंटे 2.5 घंटे तक एनेस्थीसिया चलता था। ये एक स्कैल्पल है जिसके ऊपर हम ब्लेड चढ़ाते हैं। ये अगर आप देखें तो मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये ब्लेड है और इसको हमने यहाँ लगाना होता है। ये ऑपरेशन के लिए जो ब्लेड इस्तेमाल होते हैं, और ये इस्तेमाल होता है, ये एक बेसिकली इट्स लाइक अ पेन जिसके आगे ब्लेड चढ़ा हुआ है, और ये इसके साथ हम कटिंग करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। जब ऑपरेशन करने के बाद अब ये ब्लेड कंटेमिनेटेड है, पेशेंट पे यूज़ हो गया है, अब ये हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सफाई के लिए वॉश के लिए भेजना होता है, दोबारा फिर स्टरलाइजेशन साइकिल में जाने होते हैं। तो उस वक्त जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो इसको उतारते हैं, ऐसे खींच के ब्लेड को उठाना होता है और फिर आगे पुश करना होता है, तो फिर ये उतरता है। अब इस दौरान कई दफ़े ये आप देखें ना, मैं जितना वो कर रहा हूँ, या ये फोर्सेप्स अगर हम ले लें तो उसके साथ हम डालते हैं, आर्टरी क्लिप से डालते हैं, तो कई दफ़े ये कट लग जाते हैं हाथों पेशेंट को, हमारे जो वर्कर इसको उतार रहा होता है या लगा रहा होता है। अब अगर तो अब नया है उस वक्त कट लग जाए तो नो प्रॉब्लम, हम ब्लेड को वेस्ट कर देते हैं और नया ब्लेड लगा के पेशेंट पे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर यूज्ड ब्लेड लगेगा तो वो ज़ाहिर है पेशेंट के जर्म्स जो वर्कर है उसको कंटेमिनेट करेंगे। तो उसके लिए फिर मैंने इसको डिज़ाइन किया था। ये पीछे इसका बटन है, ये इसको अब देखिएगा, मैं ये दबा रहा हूँ तो ये आगे ब्लेड को खुद ही पुश कर रहा है। अब ये ब्लेड लूज़ हो गया, अब इसको उतारना बिल्कुल आसान है, ये आराम से उतर गया। ओके। अब इससे जो इंजरी है वर्कर्स की वो बहुत सारी उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। इसी तरह ये दूसरा ब्लेड का है, इसके आगे ये इसी तरह का ब्लेड चढ़ जाता है, मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होता है। ये आप अगर ये देखें, ये ब्लेड चढ़ गया। अब ये एक बेसिकली कटिंग डिवाइस है, ऑपरेशन के लिए है। अब जैसे मैंने फ़र्ज़ करें किसी के मुंह के अंदर तालू पे ऑपरेट करना है, तो अब ये सीधा है और मैं अंदर जाके कटिंग ऐसे तो नहीं होनी ना, पैलेट तालू पे तो कटिंग ऐसे होनी है, और मुंह के अंदर मैं ऐसे जा नहीं सकता। तो इसके लिए फिर मैंने इसमें मैकेनिज़्म एक डिवाइस किया। मैंने इसको यहाँ से अगर आप लूज़ करें तो ये एक किसी भी एंगल पे बेंड हो जाता है, आप इसको टाइट करते हैं और ये मुंह के अंदर जाके मैं फिर ऐसे कटिंग कर लेता हूँ। और जब किसी भी एंगल पे 180 डिग्री हम इसको दूसरी तरफ टर्न कर लें, इस तरफ टर्न कर लें, जितने भी एंगल पे आपको चाहिए तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है।
और ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा है इस जी तरह के। बिल्कुल मैंने ऐसे ये असल में ये तो यूनिक आइडियाज़ हैं। इनका NHS के साथ मेरा एक डायलॉग भी चल रहा है, नेगोशिएशन चल रही है। दे वांट टू परचेज़ माय आइडिया, लेकिन मेरा है कि नहीं, आइडिया नहीं बेचना, ये पाकिस्तान का आइडिया है, मेरे अपनी मिट्टी से बिलोंग करता है, लॉयल टू, और ये आइडिया नहीं बेचना, हमने इंस्ट्रूमेंट्स बेचने हैं। क्योंकि मैं तो वैसे सर्जन हूँ, मेरा तो इंस्ट्रूमेंट को सेल परचेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि मैं बना के देता हूँ उनको, मैं स्केच करके देता हूँ, आप खुद स्केच करके देते हैं? कुछ स्केच करने होते हैं, फिर मैं उनको यूटिलिटी बताता हूँ कि इस तरह का मेरा आइडिया, तो मुझे इस तरह का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, फिर वो बना के लाते हैं, फिर उसमें मैं मीन में निकालता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लें। तो उनको मैंने कहा कि आप इसको आप बेशक आप सेल भी कर सकते हैं, तो प्रॉफिट इज़ योर्स। मेरा यह है कि मेरी डिवाइस चूँकि मेरे नाम से है तो मेरे नाम से रहनी चाहिए। एंटी एजिंग, यानी आप देखें फिल्म इंडस्ट्री, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जितनी भी हैं, जाहिर है उन्होंने यंग रहना है, अपने आप को बूढ़ा होने से बचाना है, वो भी आप करते हैं। और कितने एक्टर्स का आप अभी तक वैसे कर चुके हो? मैं बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊंगा कि इसके लिए ना मैंने जो हम एक्टर या एक्ट्रेसेस या हमारे शोबिज़ से जो लोग हैं उनको क्या किया, तो हम ऐसे ही मेरा ख्याल है एग्जेजरेट कर देते हैं। एक्चुअली बाकी लोगों में भी उतना ही फीलिंग होती है यंग रहने की, बल्कि उनमें लेकिन ज़्यादा उनका तो होती है। काम ही ऐसा ना, बाकी मैं बता कैमरे रहा के हूं कि सामने। बाकी मैं एक इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताने लगा हूँ कि 2018 में मैंने एक स्टडी की, उसमें ये था कि जो हमारी फीमेल पेशेंट्स हमारे पास आती हैं जिनके फेस पे कोई एजिंग रिलेटेड चेंजेस होंगी या झुर्रियाँ होंगी या कोई ज़ख्म के निशान होंगे या कोई काले पिगमेंट के निशान होंगे, चाइयाँ होंगी, तो उनमें एक एनजाइटी स्ट्रेस लेवल होता है। तो मैंने उनकी सारे रिश्ते नहीं होते बेचारियों के, दैट्स राइट, जेन्युइन इश्यूज़ हैं। तो मैंने उनकी एनजाइटी का एक वो स्कोर निकाला कि जी उनकी अच्छा जो जब मेरे पास वो आए तो उनकी एनजाइटी का लेवल ये था। फिर मैंने उन फीमेल्स के जो फेसेस थे उनके ऊपर जो प्रॉब्लम थी उनको मैंने डील किया, मैंने 100 पेशेंट्स को डील किया। अब 100 पेशेंट्स की वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के बाद पेशेंट चूँकि मेरे फॉलोअप में रहे, तो मैंने उनकी 6 महीने के बाद जब वो मेरे पास दोबारा आए तो मैंने उनकी एनजाइटी को दोबारा चेक की, तो उनकी जो प्रोसीजर से पहले और जब ठीक होने के बाद की एनजाइटी में बहुत फ़र्क था। अच्छा, अब ये तो बात होगी फीमेल्स की। फिर सेम स्टडी मैंने डिज़ाइन की फॉर मेल्स और मैंने 100 मेल्स को स्टडी किया, एंड सरप्राइजिंगली ये स्टडी भी मेरी पब्लिश्ड है और नेट पे अवेलेबल है। सरप्राइजिंगली मेल्स में एंजाइटी ज़्यादा थी, तो मेल बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैं जितनी फीमेल्स की हैं उससे ज़्यादा मेल्स की हैं, वाकई में। तो वो बड़े सारे इश्यूज़ के साथ आते हैं, ट्रॉमा के साथ, अपने वो जो मोल्स के साथ इवन आ जाते हैं कि ये मोल नहीं जी मुझे चाहिए, ये मुझे मेरा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से भी लोग या वैसे भी आते हैं जी, बिल्कुल ऐसी फिल्म इंडस्ट्री से भी, जो जिस तरह आपने बात किया है, मोल्स रिमूव करते हैं आप? बिल्कुल मोल जिनको मोके कहते हैं, तिल कहते हैं, बिल्कुल ऐसी है। मैं बिल्कुल मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या भी है। मेरी एक बड़ी मोहतरम, मेरे लिए बड़ा प्यार उनके साथ मेरी एक हस्ती हैं, उनको मैंने टीवी पे देखा, उनके ड्रामास में देखता रहा, उनको बड़ा, तो उनके फेस पे एक मोल था, मुझे अच्छा लगता था, तो वो मेरे से निकलवाने के लिए उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब ये आपने कहा मैंने उनसे जिक्र नहीं किया, शायद उनको मेरा जो प्रोग्राम अगर वो देख रही हो तो मुझे पता भी लग जाए, लेकिन मैंने उनसे नहीं कहा, आई डिड दैट, मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन वो चूँकि बात मेरे दिल में ही रही, लेकिन मैंने वैसे कहा कि मैं अगर क्या अपनी मर्जी यूज़ करता, लेकिन देखें हर बंदे का अपना एक बॉडी पे राइट है। आपको तो मोल अच्छा लगता था उनका? मतलब उनको सूट करता था, मैं एज ए प्लास्टिक तो आपको वैसे ओपिनियन देना चाहिए था, तेरे मुखड़े से काला काला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मैं सियालकोट से भी हूँ तो फिर वो सियालकोटिया वाला कमेंट तो मुझे गाना सुना देना चाहिए था। लेकिन चूंकि मेरे पास एक पेशेंट या क्लाइंट अगर आता है अपने कोई इशू लेके, तो मेरा बेसिकली बीइंग एन ऑनेस्ट प्लास्टिक सर्जन मेरा ये है कि मैं उनको हेल्प आउट करूँ।